मानव सभ्यता के उद्भव के साथ में ही उसके जो विश्वास थे, नैतिकता से संबंधित हों या धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित हों, वे विश्वास हैं वो जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। देवता विशेष को मानने की जो परंपरा है वह भी प्रारंभ हो जाती है। पाषाण काल में भी हम यदि देखें तो वहाँ पर भी जो शैलचित्र मिले हैं, उन शैलचित्रों में हमें इसके चिन्ह भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे इस परंपरा को और बढ़ावा मिलता है। गुप्त काल तक आते आते हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो जाती है। संभवतः मंदिर कहलाने वाला विशिष्ट वास्तुशिल्प तभी विशेषकर प्रस्तुत हुआ। गुप्त काल में इस प्रकार के 2 ईंटों के मंदिरों के खंडर आज भी हमें दिखाई देते हैं। एक झांसी ज़िले के देवगढ़ में, दूसरा कानपुर ज़िले के भीतरी गांव में। तत्पश्चात विविध प्रकार के मंदिर बनने लगे। भारत जैसे विशाल भूखंड में जहां उसकी जनसंख्या अपार है, विविध मतांतर प्रचलित हैं, प्राय 1500 वर्षों के दीर्घकाल में कला का विभिन्न शैलियों में बढ़ जाना स्वाभाविक है। इस दीर्घकाल में भारतीय मंदिर स्थापत्य की अनेक शाखाएं निकली। देश और काल, संप्रदायोन्मत्त सुरुचि और अभिप्राय की आवश्यकता से इसमें विविधता आई। अतः भारत में जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं उन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, तीसरी बेसर शैली। जहाँ तक नागर शैली है, हिमालय से विंध्याचल के पर्वतों के बीच में इस शैली का प्रभाव रहा है। सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली का प्रभाव रहा है, जबकि दक्षिणापथ का जो क्षेत्र है वहाँ पर बेसर शैली का प्रभाव रहा है। यदि हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली में को मुख्य तौर पे उत्तरी भारतीय शैली भी हम बोल सकते हैं। नागर शब्द नगर से बना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निर्माण में मंदिरों का स्थान विशिष्ट बताया गया है। किस देव मंदिर की नगर के किस भाग या दिशा में स्थापना हो, इसका भी उल्लेख मिलता है। संभव है नगर में ही पहले बनने के कारण, वहाँ संख्या में उनका बाहुल्य होने के कारण इसका नाम पड़ा हो। नागर शैली का मंदिर ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौपहला या वर्गाकार होता है। कालिकागम में इसके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। ऊंचाई में यह अष्टवर्ग होता है। ये 8 वर्ग हैं। मूल, मसरक, मूल का अर्थ आधार, मसरक का अर्थ नींव और दीवारों के बीच का भाग, जगह का अर्थ दीवारें, कपोत का अर्थ कोनिस। ये चारों सीधे खड़े होकर शिखर, गल, वृत्ताकार, आमलक और कुंभ का भार धारण करते हैं। मंदिर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ होती हैं। प्रारंभ में मंदिरों की छतें चपटी होती थी, किंतु बाद में शिखरों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। मंदिर की बाहरी दीवारें सादी होती हैं। मंदिर के भीतर गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति स्थापित होती है। प्राय गर्भगृह का एक अलंकृत द्वार होता है तथा द्वार स्तंभ पर देव मूर्तियाँ अंकित होती हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ रहता है जो छत से आवृत होता है। मंदिर की छत अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती है। मंदिर के आगे एक द्वार मंडप होता है। नागर शैली के मंदिरों का विस्तार बड़ा है तथा उनकी संख्या भी प्रभुत रही है। मध्य प्रदेश साधारणतः उसका केंद्र रहा है, किंतु उसकी परिधि तुंगभद्रा को छूती रही है। इस प्रकार एक और बंगाल और उड़ीसा तथा दूसरी ओर लाट महाराष्ट्र तक इस शैली का विस्तार रहा है। उत्तर में हिमालय के चंबा कांगड़ा से, दक्षिण में तुंगभद्रा पार तक, केंद्र से दूर हटने पर नागर शैली के प्रांतीय विभेद और नाम हो गए हैं।
जैसे उड़ीसा में वही कलिंग, गुजरात में लाट कहलाती है। हिमालय के अंतर्गत आने वाले नागर मंदिरों को पर्वतीय कहा जाता है। नागर शैली के मंदिरों का प्रसार हिमालय और विंध्याचल के बीच है, किंतु उनकी अपनी अपनी स्थानीयता बन जाती है। पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम भारत, गंगा की घाटी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि प्रदेशों में इसकी अपनी अपनी शैली के प्राय 900 ईस्वी और 1300 ईस्वी के बीच हजारों मंदिर बने हैं। पंजाब प्रांत के हिमालयवर्ती प्रदेश में सबसे विशिष्ट 8वीं-9वीं शताब्दी के एक चट्टान में कटे मसरूर और कांगड़ा के मंदिर हैं। चंबा के मंदिर आज भी अपने सौंदर्य के धनी हैं। मसरूर और कांगड़ा के मंदिरों को छोड़ शेष सभी मंदिर पत्थर की ईंटों के बने हुए हैं। एक ही चट्टान का नागर शैली का बना एक और मंदिर घमनार राजपूताने में है, जो 800 ईस्वी में बना वैष्णव मंदिर है। जोधपुर के ओसिया गांव में 8वीं-9वीं शताब्दी का बना सूर्य मंदिर है, जिसके शिखर खुजराहो और आबू मंदिरों के शिखरों से टक्कर लेते हैं। कश्मीर और नेपाल के नागर मंदिर भी वसुधैव पर्वतीय परंपरा के हैं। उड़ीसा और गंगा की घाटी के मंदिर आकार प्रकार में अभिनव संपदा लिए हुए हैं। उड़ीसा के सर्वोत्तम मंदिर पुरी जिले में हैं। 9वीं, 10वीं और 13वीं सदी के बीच बने भुवनेश्वर के मंदिर अनुपम मूर्तियों से अलंकृत अपनी शैली में अप्रतिम हैं। प्राचीन मंदिरों के शिखर छोटे और प्राय सपाट हैं। मंडप नीची छत वाले कमरे मात्र हैं। इस प्रकार के मंदिरों में मुक्तेश्वर का मंदिर तथा परशुरामेश्वर का मंदिर विशिष्ट है। सर्वाधिक उन्नत लगभग 1000 ईस्वी में बना लिंगराज का मंदिर है। इसके वर्गाकार मंडप की छत काफ़ी ऊंची है और गर्भगृह के विमान का शिखर आकाश में सीधा दूर तक उड़ता चला गया है। उड़ीसा के मंदिरों में कोणार्क का काला पैगोडा नामक सूर्य का मंदिर भारत के सुंदरतम मंदिरों में माना जाता है। मंदिर शायद अपूर्ण है, इसका शिखर अब भी अपूर्ण है। इसका निर्माण केसरी कुल के राजा नरसिंह ने 1240 ईस्वी और 1280 ईस्वी के बीच में करवाया था। इसके अलंकरण की अभिरामता, ग्रहों की गति, रथ चक्रों का छंदस, अश्वों की शक्ति, स्थापत्य की मर्यादा की सीमाएं खींच देते हैं। इसी काल में बना पुरी का जगन्नाथ का मंदिर पूजा की दृष्टि से भारत के बृहत्तम मंदिरों में माना जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी भव्यता, शिल्प सौष्ठव, कायिक दिव्यता में बेजोड़ हैं। खजुराहो के मंदिरों पर भी भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के मंदिरों की भांति यौन चित्रार्थ बने गए हैं। चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी को अद्भुत मनोयोग से सजाया। प्राय 1000 ईस्वी में बने सुंदरतम मंदिरों की संख्या 20 है। उनमें कंदरिया महादेव का मंदिर तो अनुपम एवं भव्य है। ग्वालियर में इसी काल में बने सास बहू का तथा तेली का मंदिर वैष्णव मंदिर हैं। वे सभी मंदिर नागर शैली के हैं। उत्तर भारत में विशेषकर गंगा की घाटी में अनेक मंदिर ईंटों के बने हुए हैं। इस प्रकार का प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर कानपुर जिले में भीतर गांव का है। इसी परंपरा में बोधगया का मंदिर भी है, जो आज तक खड़ा है। द्रविड़ शैली और भौगोलिक क्षेत्र दोनों का नाम है तथा उस शैली का जो द्रविड़ देश में विशेष रूप से विकसित हुई। द्रविड़ मंदिरों का शरीर तो वर्गाकार होता है और मस्तक गुंबदाकार तथा 6 पहला या 8 पहला होता है। इसका विस्तार क्षेत्र कृष्णा अथवा तुंगभद्रा से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। इस प्रकार जहाँ नागर शैली हिमालय से विंध्याचल के बीच में है, तो वहीं द्रविड़ शैली है वो कृष्णा से कुमारी अंतरीप तक चली जाती है। द्रविड़ शैली के मंदिर नागर मंदिरों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उसके गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा पिरामिडनुमा होता है। उनमें कितनी ही मंजिलें होती हैं और मस्तक पीछे या गुंबद के आकार का होता है। ऊंचा मंदिर चौड़े चौड़े प्रांगण से घिरा होता है, जिसमें छोटे बड़े अनेक मंदिर, कमरे, हॉल, तालाब आदि होते हैं। आंगन का मुख्य द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, इतना ऊंचा होता है कि अनेक बार वह प्रधान मंदिर के शिखर तक को छिपा लेता है। द्रविड़ मंदिर कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक, कुमारी अंतरीप के बीच बने
तंजौर, मदुरा, कांची, हम्पी, विजयनगर आदि में हैं। उन्हें चोलों, पंडुओं, पल्लुओं, विजयनगर के राजाओं ने बनाकर अपने नाम अमर कर दिए। दक्षिण के मंदिर अकेले या परिवार रूप में होते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उन मंदिरों के विशाल गोपुरम इतने ऊंचे और अलंकृत होते हैं कि वे प्रधान मंदिर के शिखर को ढक देते हैं। लेकिन तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, कांजीवरम के मंदिर इतने ऊंचे और उनके गोपुरम इतने अनुकूलाकृति के हैं कि दोनों का संबंध वास्तु की रमणीयता को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। वस्तुतः इस द्राविड़ शैली का आरंभ ईसा की 7वीं सदी में हुआ था, जब मामल्लपुरम में पहला पर्वतीय वर्ग का रथ धर्मराज रथ बना। साधारणतः इसे सप्त पैगोडा कहते हैं तथा इनका निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। उनमें से कुछ के शिखर गुंबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा हैं। इस प्रकार के मंदिरों के विकास का दूसरा चरण उन्हीं पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची में प्रारंभ किया। यहाँ के दो प्रधान मंदिर कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल नरसिंह वर्मन के प्रपौत्र राजसिंह के पुत्रों ने बनवाए थे। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बना मुक्तेश्वर का मंदिर गुंबजनुमा छत वाला है। तंजौर के चोलों का निर्माण में योगदान बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। चोल शासकों ने 985 से 1035 के बीच विशाल बृहदीश्वर, सुब्रमण्य आदि मंदिर खड़े किए, जो असाधारण भूमि को घेरे हुए हैं। इनके प्रांगण, प्रदक्षिणापथ, प्रवर्ती कमरे, प्राचीर और गोपुरम द्वार सभी असाधारण हैं। द्रविड़ शैली के विकास की अंतिम मंजिल 16वीं शताब्दी से आरंभ होती है। इस काल में विशेषतः जाति मंदिरों का निर्माण हुआ। बेसर शैली। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है। बेसर शब्द का अर्थ खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ। विन्यास में यह द्रविड़ शैली का होता है और क्रिया अथवा रूप में नागर शैली का, अर्थात खाका वह प्लान है वो द्रविड़ शैली का रहता है इसका, और इसका जो रूप है वो नागर शैली है। इसलिए वृक्षशिल्प शास्त्र ने इसका दूसरा नाम मिश्रक रख दिया है। इस शैली का प्रसार क्षेत्र विंध्य पर्वत और अगस्त अथवा विंध्याचल और कृष्णा के बीच है, किंतु इन शैलियों के प्रकार की सीमाएं सर्वथा अनुल्लंघनीय रही हैं। नागर शैली के कुछ मंदिर दक्षिण में मिले हैं और द्रविड़ शैली के उत्तर में। वृंदावन का विशाल वैष्णव मंदिर द्रविड़ शैली का है। इस प्रकार वेसर शैली भी अपनी सीमाएं भेद कर दक्षिण उत्तर चली गई है। इस मिश्रित शैली के मंदिर पश्चातकालीन चालुक्य नरेशों ने कन्नड़ जिलों में और होयसल राजाओं ने मैसूर में बनवाए। अब ये दोनों राजकुल इतिहास के कालक्रम में उदित हुए, तब नागर और द्रविड़ शैलियाँ विकसित हो चुकी थी। दोनों शैलियों का क्षेत्र बड़ा होने से उनके बीच एक क्षेत्र स्वतः बन गया और वेसर शैली उसमें फली फूली। इन शैलियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके स्थापन में ब्राह्मण, बौद्ध या जैन का भेद नहीं रखा गया है। उनका विधान धर्मपरक या सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि सारा स्थापत्य मात्र भारतीय है। कुछ वास्तु विशारदों ने इस शैली को चालुक्य शैली कहा है, परंतु यथार्थ वह पिछले चालुक्य मंदिरों की ही शैली है। पूर्वकालीन चालुक्य शैली इससे भिन्न दक्षिणापत्य है। फिर होयसल मंदिरों की भी यही शैली होने से इसे मात्र चालुक्य शैली कहना उचित नहीं होगा। वस्तुतः उस दिशा में होयसलों ने अधिक प्रयास किया। यदि एक राजकुल से ही उस शैली का नाम संबंध होना हो तो होयसल राजकुल उस नाम का अधिकारी हो सकता है। वेसर शैली के सुंदर नमूने मैसूर राज्य में हेलेविद और वेलूर में हैं। इस शैली के मंदिरों का आधार अनेक पहलुओं वाला रूप उसका तारा सा होता है। उसका विमान शिखर छोटा फैले कलश से मंडित होता है।
वेलूर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण होयसल नरेश बोटिंग ने 1117 ईस्वी में करवाया। पहले वह जैन था किंतु बाद में वैष्णव हो गया और उसी लगन का परिणाम यह अभिराम मंदिर है। इस शैली के सर्वोत्तम मंदिर हेलेविधि में बने। होसलेश्वर और केदारेश्वर की टक्कर का इस शैली में कोई मंदिर नहीं है। केदारेश्वर तो एक बट की जड़ों में के नींव में घुस आने से गिर गया है, लेकिन होसलेश्वर पहले की ही भांति शालीन खड़ा है।